नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में आज भी हंगामे के आसार, विपक्ष घेरेगा सरकार को बिहार एसआईआर और मणिपुर मुद्दे पर। तेजस्वी के बाद अब विपक्षी सांसद की पत्नी पर 2 वोटर कार्ड का आरोप। मुख्तार अंसारी का बेटा गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज में फंसा उमर। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन, गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में आज एक बार फिर हंगामे के आसार है। विपक्ष ने बिहार एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। इस मुद्दे पर लगातार उठते सवालों के बीच विपक्ष संसद के दोनों सदनों में दबाव बनाने के मूड में है। राज्यसभा में आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव सूचीबद्ध है। माना जा रहा है कि इस पर चर्चा के दौरान पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था को लेकर भी तीखी बहस हो सकती है। उधर लोकसभा में सरकार एक महत्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को पास कराने की कोशिश में है। इस विधेयक का मकसद खेल संगठन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पहले एसआईआर मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा, तभी आगे की कार्यवाही संभव है। यानी संसद में आज का दिन भी काफी गर्म रहने वाला है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि क्या कोई समाधान निकलता है या गतिरोध और गहराता है। बिहार में एक बार फिर 2 वोटर कार्ड का मामला गर्मा गया है, लेकिन इस बार निशाने पर है खुद वो शख्स है जो तेजस्वी यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले थे। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है विपक्षी सांसद सुदामा प्रसाद से और अब उन पर ही सवाल उठ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुदामा प्रसाद की पत्नी उसके पास अलग अलग जगह से जारी 2 वोटर आईडी कार्ड है। एक वोटर आईडी गया जिले के डोभी विधानसभा क्षेत्र का है, जबकि दूसरा और नया आईडी औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद विधानसभा सीट से जारी हुआ है। दोनों आईडी में नाम और बाकी जानकारी लगभग एक जैसी है, लेकिन एपिक नंबर अलग है। अब इस खुलासे के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव पर सवाल उठाने वाले खुद भी उसी गलती में शामिल है। सुदामा प्रसाद वही नेता है जिन्होंने बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी और तेजस्वी यादव के खिलाफ वोटर कार्ड मामले में खुली जांच की मांग की थी। लेकिन अब उनके ही घर से ऐसा मामला सामने आना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस पर अभी तक सुदामा प्रसाद या उनकी पत्नी की कोई सफाई सामने नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या सुदामा परिवार पर भी तेजस्वी जैसा ही नोटिस जारी किया जा सकता है या नहीं। एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर मुर्मू से मुलाकात की। कुछ ही देर बाद गृह मंत्री शाह भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। अब इन दोनों हाई प्रोफाइल बैठकों को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से उपराष्ट्रपति का पद खाली है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ऐलान कर दिया है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। मोदी और शाह की इन मुलाकातों का टाइमिंग बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री की यूके और मालदीव यात्रा पूरी हुई है। ऐसे में मुलाकात के मायने और भी गहरे हो जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का रवैया अब तक टालमटोल वाला बना हुआ है। इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी साफ देखा जा सकता है। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर टकराव की आहट है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचातान थमकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सिद्धरमैया पहले ही कह चुके हैं कि कोई सत्ता साझाकरण समझौता नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में पार्टी कार्यक्रम के मंच से डीके शिवकुमार ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि मामला अब भी ठंडा नहीं पड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान डीके शिवकुमार ने सत्ता साझा न करने वालों पर निशाना साधा। बिना नाम लिए उन्होंने इशारा साफ तौर पर सिद्धरमैया की ओर किया।
कार्यक्रम था संवैधानिक चुनौतियां और मंच पर मौजूद थे कांग्रेस के बड़े नेता। इसी दौरान डीके शिव कुमार ने गांधी परिवार की प्रशंसा करते हुए मनमोहन सिंह को पीएम बनाए जाने के फैसले का जिक्र किया और सोनिया गांधी के सत्ता त्याग को एक मिसाल बताया। शिव कुमार ने भी याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने देश को एकजुट रखा और कैसे वकीलों की मदद से उन्होंने तिहाड़ जेल से बाहर आने की राह बनाई। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 2029 में बीजेपी की सत्ता को बाहर करने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर लड़े। हाल ही में सीएम सिद्धरामैया ने साफ कहा था कि कोई सत्ता साझा समझौता नहीं हुआ और वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसे में शिव कुमार के ताजा बयान फिर से इस मुद्दे को हवा देते दिख रहे हैं। तो क्या दिल्ली में लौटते ही कर्नाटक की राजनीति में नया भूचाल आएगा? क्या सत्ता साझे की लड़ाई अब और खुलेगी और क्या कांग्रेस हाईकमान इसे संभाल पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे। तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर सड़क को खून से लाल कर दिया। राजधानी के एक पुल पर उस वक्त दिल दहला देने वाला हादसा हो गया जब एक थार एसयूवी 4 लोगों को रौंदते हुई पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गड्ढे में जा गिरी। ये पूरा मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह बेकाबू थार पहले सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचलती है और फिर ब्रेक तक नहीं लगते सीधे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए गाड़ी नीचे गिर जाती है। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जारी है कि थार चला कौन रहा था और हादसे की असली वजह क्या थी। यह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर एक और शिकंजा। गाजीपुर पुलिस ने उनके बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उमर पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। पुलिस को जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जो दर्शाते हैं कि उमर अंसारी ने नकली शपथ पत्र और कागजों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसे गाजीपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस मामले में पहले से ही केस दर्ज था और कार्रवाई तेज हुई थी। और गौरतलब है कि उमर अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा है और वो 2022 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद सीट से उम्मीदवार भी रह चुका है। इस पूरे मामले में अब पुलिस कागजात बनाने वालों की भी तलाश कर रही है। जांच एजेंसियों की नजर अब मुख्तार अंसारी के पूरे नेटवर्क पर है। उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और बारिश ने कई जिलों में तबाही के हालात पैदा कर दिए हैं। राज्य के 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी जैसे जिलों में रेड अलर्ट की चेतावनी है, यानी यहाँ अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो तराई, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में मानसूनी ट्रफ लाइन के चलते लगातार बारिश जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी और भदोही में भी बीते 24 घंटों में 120 मिमी, चित्रकूट और प्रतापगढ़ में 110 मिमी और अलीगढ़ में 100 मिली बारिश रिकॉर्ड की गई है। लखनऊ में सीजन को सबसे भारी बारिश दर्ज हुई है। शहर में जल भराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री घटकर 28.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किए हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, रायबरेली, अयोध्या, बरेली, शाहजहांपुर जैसे जिलों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा है। वहीं लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी समेत 35 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट है। सबसे चिंताजनक स्थिति है बिजली गिरने की चेतावनी को लेकर प्रदेश के 75 जिलों में वज्रपात का खतरा बना हुआ है। बांदा से झांसी और बलिया से सहारनपुर तक ग्रामीण इलाकों में सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 48 घंटे बेहद ही संवेदनशील है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आम लोगों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील की गई है। किसानों को भी सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षित रखने के उपाय तुरंत करें। तेज बारिश, गरजती बिजली और हर तरफ जल भराव यूपी में मानसून की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगले 2 दिन संभल कर रहे क्योंकि मौसम अब और कहर बनता जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा बहुत जल्द शुरू होगी और इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय करीब 2 घंटे 7 मिनट हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के भावनगर टर्मिनस से अयोध्या एक्सप्रेस, रीवा पुणे एक्सप्रेस और जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर एक बड़े निरंतर सुरंग खंड का काम पूरा करने की जानकारी दी थी। ये सुरंग 21 किलोमीटर की होगी, जिससे होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे का सेफ्टी और साफ सफाई पर विशेष ध्यान है। उनका उद्देश्य भारतीय रेलवे का हर तरीके से विकास करना है। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमृत भारत ट्रेन नई चालू हुई है और अभी करीब 8 गाड़ियां ऐसी चलाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत गाड़ी में वंदे भारत जैसे फीचर है, लेकिन ये एक कदम कम किराए की गाड़ी है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत गाड़ी में वंदे भारत जैसे फीचर है, लेकिन एकदम कम किराए की गाड़ी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी जल्द आने वाली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय रेलवे में बड़ा परिवर्तन आया है। बीते 11 सालों में रेलवे में बहुत नए काम चालू किए गए हैं और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पोरबंदर राजकोट नई दिल्ली ट्रेन जल्दी चालू होगी और कई अन्य परियोजनाएं भी जल्द पूरी होंगी। बिहार के भागलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की पिकअप वैन पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। इस भीषण हादसे में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा रविवार देर रात शाहकुंड के सुल्तानागंज के बीच महतो थाना इलाके में हुआ। पिकअप वैन में डीजे सिस्टम भी लगा था और सभी कांवड़िए सुल्तानागंज गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बारिश के चलते सड़क संकरी और फिसलन भरी थी। पुल के पास वाहन फिसलकर पानी में जा गिरा। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान खेरई और कस्बा खेरई गांव के युवकों के तौर पर हुई है। संतोष कुमार, मनोज कुमार, विक्रम कुमार, रविश उर्फ मुन्ना कुमार और अंकुश कुमार की मौके पर ही जान चली गई। चालक अभी लापता है और आशंका जताई जा रही है कि वो वैन में ही फंसा रह गया है। घायलों को शाहकुंड पीएचसी में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सोमवार पर जल चढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ये यात्रा मातम में बदल गई। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि खराब रास्तों और बारिश के बीच इस तरह की यात्रा की अनुमति क्यों दी गई। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है और शिव भक्तों की श्रद्धा एक बार फिर सारी सीमाएं लांघती नजर आई। सुबह से ही देश भर के शिवालय में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बारिश भी आस्था की राह में रोड़ा नहीं बन सकी। श्रद्धालु रेनकोट और छातों के साथ मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। प्रयागराज के सोमेश्वर महादेव, मनकामेश्वर और नागा वासुकी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी रही। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। उधर झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम और मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में भी भारी भीड़ उमड़ी। उज्जैन में तो रात 2:30 बजे ही मंदिर के पट खुल गए और सुबह की भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मंदसौर और भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकाली जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में आज करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। 8 ड्रोन, 200 सीसीटीवी कैमरे, जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें और 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन और नो एंट्री व्यवस्था पहले से ही लागू कर दी गई है, जो मंगलवार सुबह तक जारी रहेगी। सावन का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व के साथ होगा, लेकिन उससे पहले आज के दिन भक्त भोलेनाथ की विशेष पूजा कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं।
झारखंड की राजनीति से एक युग का अंत हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज सुबह निधन हो गया। 81 वर्षीय शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार थे और बीते एक महीने से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। जून के आखिरी हफ्ते में उन्हें किडनी से जुड़ी समस्या के चलते अस्पताल में लाया गया था। सोमवार सुबह उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके बेटे और झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर साझा की। शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य के निर्माण से लेकर आदिवासी हक की लड़ाई तक कई ऐतिहासिक आंदोलनों की अगुवाई की थी। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके निधन पर दुख जताया है। झारखंड की माटी ने आज अपना एक सच्चा सपूत खो दिया। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।